हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज केमिस्ट्री का कुछ थ्योरी पहले बता दिए थे, तो आज उससे कुछ थ्योरी बच गया है। तो आज वह थ्योरी बता करके यह चैप्टर आज खत्म करेंगे और अगले चैप्टर शुरू होगा अम्ल, भस्म तथा लवण। तो इस चैप्टर में थ्योरी बच गया था कि दहन क्या है। बोले दहन क्या है? तो दहन की परिभाषा आप बेहतरीन तरीके से समझिए। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। बोले, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। तो चलिए, बोर्ड पे हम अच्छे से दहन की परिभाषा नोट करते हैं, फिर समझाते हैं कि दहन क्या है। तो चलिए, बोर्ड पे लिख दे कि दहन क्या है। देखिए, दहन क्या है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। तो किसके उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। और कोई पदार्थ जो जलेगा उसके पास ऑक्सीजन होगा तभी जलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं जलेगा। एक प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं कि कैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जल। तो बोले, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। तो देखिए, एक वस्तु को जलाए हैं, तो देखिए क्या है। अभी वायुमंडल में 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो उस 21% ऑक्सीजन की सहायता से क्या हो रहा है? जल रहा है। देखिए, यह जल रहा है अभी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या है? ऑक्सीजन है। वायुमंडल में भी 21% ऑक्सीजन है, तो उसके माध्यम से जलता है। जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह जाएगा, जलना बंद हो जाएगा। तो देखिए, यह एक गिलास लिए हैं, इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ले जा रहे हैं। देखिए, यह ऑक्सीजन है, जैसे ही इसको ढकेंगे जलना बंद हो जाएगा। यह आपके सामने में हम दिखा रहे हैं कि कैसे जलना बंद हो जाएगा। तो देखिए, जब क्या होगा? जलना ऑटोमेटिक बंद हो गया। इसमें देखिए, अभी क्या लेंगे तो जब इसके इर्द गिर्द 1 सेकेंड ही जला अंदर में, लेकिन जला। जब इसको ढके, देखिए अब क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। जब इस गिलास को ढके, मान के चलिए इस प्लेट पे ऐसे गिलास को ढके, तो यह जो ढके तो इसके इर्द गिर्द क्या था? इसके आसपास में ऑक्सीजन था। इसके साइड में या ऐसे जो ढके इस गिलास पे ऐसे करके इसको रखे, तो ऐसे जो रखे तो क्या हुआ? जितना इसमें जगह है उसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन कैप्चर हुआ। ऐसे ढके तो ऑक्सीजन कैप्चर हुआ, तो उसके अंदर 1 ही सेकेंड जला, लेकिन जला। जब इसमें 1 सेकेंड ऑक्सीजन जितना था तो उसका उपयोग किया 1 ही सेकेंड, लेकिन अंदर में जला। तो देख लिया आपकी कैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलता है। तो ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में था, तो खुला छोड़ दिए तो जल रहा था। लेकिन जैसे ही इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ले गए, जैसे ही इस वस्तु को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ले गए, ऐसे ढके, तो जलना बंद हो गया। जलना ऑटोमेटिक क्या होगा? बंद हो गया। तो आपको दहन अच्छे से समझ में आया कि दहन क्या है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। आपके सामने में ही हम जलाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन रहेगा तब कोई वस्तु जलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलना बंद हो जाएगा। दहन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब दहन क्लियर हो गया, तो अब क्या बचा? दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? दहन के लिए क्या क्या आवश्यकता है? कोई चीज को जलने के लिए उसको क्या क्या चाहिए जो वो जल सकता है? तो नीचे में दिया गया है, दहन के लिए आवश्यक शर्त निम्न है या निम्नलिखित है। इस निम्न या निम्नलिखित का अर्थ हुआ है
दहन के लिए आवश्यक शर्त निम्न है, यानी नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया है कि क्या क्या दहन के लिए आवश्यकता है। तो देखिए दहन के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील या दहनशील को भी ज्वलनशील कहेंगे। जैसे मान के चलिए इस प्लेट इसमें आग लगाए थे, यह जलने लायक था तो इसमें लग गया, इसी के जगह पे हम क्या करते, एक पत्थर ला लेते हैं। जब उस पत्थर में आग लगाएंगे तो उस पत्थर में आग नहीं लगेगा। नहीं लगने का कारण यह है कि वह दहनशील पदार्थ, वो ज्वलनशील जलने योग नहीं हुआ है। जलने योग जो पदार्थ रहेगा उसी को दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, जलने योग पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप क्या है, हम इससे जस्ट बताते हैं, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं ज्वलन ताप क्या है। इसके डिफिनेशन के साथ बताएंगे तो अच्छा बेटर रहेगा। ज्वलन ताप क्या है, तो इसको दहनशील पदार्थ क्या है, इस पे दहनशील पदार्थ का परिभाषा नोट कर देते हैं। अब दहनशील पदार्थ क्या है समझे, जो पदार्थ जलने योग है उसे दहनशील कहते हैं। जो पदार्थ जलने योग है उसे दहनशील कहते हैं। अब है दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के लिए क्या पोषक पदार्थ है, आप अभी खुद ही देखें। दहन के लिए ऑक्सीजन पोषक था, ऑक्सीजन के माध्यम से ही यह जल पाता था, तो दहन के लिए ऑक्सीजन हो जाएगा। यह तीनों चीज रहेगा तब कोई वस्तु अच्छे से जल पाएगा। तो अब चलिए दहनशील पदार्थ क्या है बोर्ड पे नोट करते हैं। तो चलिए दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ क्या है, देखिए ऐसे पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील, दहनशील को भी ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। बोले ऐसे पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है उसे दहनशील कहेंगे। जैसे एक पत्थर को कितना भी आग लगाएंगे तो पत्थर में आग नहीं लगेगा, तो पत्थर को दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ नहीं कहेंगे। जब इस मार्कर में आग लगाएंगे तो इस मार्कर में आग लग जाएगा, तो इस मार्कर को कहेंगे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। तो दहनशील पदार्थ आपको समझ में आया। ऐसे पदार्थ जो जलने योग है, जो दहन की क्रिया में जलता है उसे, ऐसे पदार्थ जो दहन की क्रिया में जलता है उसे ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो यह दहनशील और ज्वलनशील पदार्थ आपको समझ में आया। अब चलते अच्छे से ज्वलन समझते हैं कि ज्वलन ताप क्या है। समझिए ज्वलन ताप क्या है, जिस न्यूनतम ताप पर, ज्वलन ताप की परिभाषा बोल रहे हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। समझिए फिर से, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस पदार्थ को उसका ज्वलन ताप कहते हैं। तो चलिए एक और प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाते हैं कि ज्वलन ताप क्या है। तो देखिए ये क्या है, आग लगा रहे हैं इसमें पे, सॉरी इसमें आग लगा रहे हैं। देखिए इसमें आग लगा रहे हैं तो इसमें आग नहीं लग रहा है, नहीं लगा, तो इसमें आग नहीं लगा। तो परिभाषा क्या कह रहा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, तो इस न्यूनतम ताप पर यह पदार्थ जलना प्रारंभ नहीं किया, तो इस ज्वलन ताप को इस पदार्थ को इसका ज्वलन ताप नहीं कहेंगे। इस पदार्थ को इस ताप का ज्वलन ताप नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे समझिए, परिभाषा कह रहा है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, तो यह न्यूनतम ताप था, कांठी था सलाई का, तो इसे जलना प्रारंभ नहीं किया, तो इस पदार्थ को इसका ज्वलन ताप नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे, देखिए एक कागज लिए हैं, यह कागज का टुकड़ा है,
अब इसमें आग लगा रहे हैं। देखिए देखिए यह न्यूनतम ताप पर ही जलना क्या हुआ, जलना प्रारंभ हो गया। तो क्या बोले, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उस ताप का ज्वलन ताप कहेंगे। जैसे ही यह लकड़ी में आग लगाए थे तो यह सलाई की कांटी से नहीं जला, तो इस सलाई की कांटी से नहीं जला तो इस ताप को, इस पदार्थ का ज्वलन ताप नहीं कहेंगे। लेकिन जब कागज में आग लगाएं तो कागज यह न्यूनतम ताप पे ही जलना प्रारंभ कर दिया, तो इस ताप को, उस कागज को क्या, कागज एक पदार्थ है, तो इस ताप को इस पदार्थ का ज्वलन ताप कहेंगे। तो आपको ज्वलन ताप समझ में आ गया कि ज्वलन ताप क्या है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहेंगे। जब इस लकड़ी में आग लगाने के लिए इसमें ज़्यादा ज्वलन ताप की आवश्यकता है तो इसको इस पदार्थ का ज्वलन ताप नहीं कहेंगे, कागज को ज्वलन ताप कहेंगे, क्योंकि कागज जो है जलना प्रारंभ हो गया। तो यह ज्वलन दहनशील पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ आपको समझ में आ गया। अब है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी क्या है। अब समझिए एलपीजी क्या है, जो हम लोग आजकल इंडिया भारत में सभी के घर में यूज होता है गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो समझिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है। वास्तव में इसका हिंदी होता है एलपीजी का द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। वास्तव में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य रूप से आइसोब्यूटेन पाया जाता है। इस गैस में मुख्य रूप से आइसोब्यूटेन पाया जाता है। जब इन तीन गैसीय मिश्रण में ताप बढ़ाया जाता है तो यह तीन गैसों में द्रवीभूत हो जाते हैं। इसी को ही द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसका दूसरा नाम एलपीजी भी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो चलिए पहले उसको नोट करते हैं। यहाँ तो लाइब्रेरी नहीं है कि इसको हम कैसे तीन गैस को इसमें ताप बढ़ाते हैं। जो प्रैक्टिकल करने योग्य है हम करके दिखाते हैं। किसी रोज लैब में जाएंगे तो उसमें द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है वो बता के दिखाएंगे। तो आप चलिए नोट करते हैं। तो चलिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है इसको बोर्ड पे लिख दिए हैं। देखिए वास्तव में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन एवं इथेन का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से आइसोब्यूटेन पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वास्तव में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन एवं इथेन का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से आइसोब्यूटेन पाया जाता है। जब इन गैसीय मिश्रण में ताप बढ़ाया जाता है, जब इन तीनों गैसीय मिश्रण में ताप बढ़ाया जाता है तो ये तीन गैसों में द्रवीभूत हो जाते हैं, जिसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को संक्षेप में एलपीजी कहते हैं। इसे एलपीजी का फुल फॉर्म हुआ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसे संक्षेप में एलपीजी भी कहा जाता है। इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। अब इथाइल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है समझिए। जैसे जब सीधा सैंपल गैस बनता, रुकिए एक मिनट, जब सीधा सैंपल गैस बनता तो उसमें क्या होता है पता न चलता, कहीं लीक हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि गैस लीक हो रहा है, नहीं। लेकिन जब भी गैस लीक होता है तो एक प्रकार का गंध उत्पन्न होता है, गंध देने लगता है। तो गंध जो है वह गंध क्या है, इथाइल मरकैप्टन के द्वारा ही गंध आता है। तो इथाइल मरकैप्टन के द्वारा ही गंध आता है। तो आपको समझ में आया कि इथाइल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है गैस में और गंध क्यों देता है। तो इथाइल मरकैप्टन जो मिलाया जाता है तो इथाइल मरकैप्टन के द्वारा ही उसमें गंध होता है। तो यह आपको समझ में आया कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है। अब समझिए एलपीजी का उपयोग, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एलपीजी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है।
देखिए खाना बनाने में आजकल पूरा इंडिया में सभी के यहाँ क्या होगा, एलपीजी होगा, गैस होगा, जिसको कहते हैं आजकल गैस पे खाना बन रहा है। तो सभी के यहाँ क्या हो रहा है, खाना बन रहा है। अब प्रकाश को उत्पन्न करने में आज से 5 साल पूर्व जाइएगा तो देखिएगा, जाइएगा नहीं, आज से 5 साल पूर्व मतलब 5 साल पहले आप लोग देखे होंगे कि जहाँ भोज होता था, पहले इतना सुविधा नहीं था कि लाइन 24 घंटा रहे। तो उसके लिए एक गैस आता था, गैस में एक क्या करता था, कपड़ा आता था, कपड़ा को बाजार में 5 रुपये में दिया जाता था। कपड़ा को लगाकर उसमें सलाई बांट देते थे। तो उसमें क्या होता था, प्रकाश उत्पन्न होने लगता था। वह कहीं कहीं वो छोटा वाला सिलेंडर को रख देता था, उससे अपना भोज होता था। उसे मतलब खाना परोसा जाता है, भोज में उसका उपयोग ज़्यादा हम लोग देखे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि प्रकाश उत्पन्न करने में गैस का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता था। जैसे भोजन में छोटा छोटा सिलेंडर में कपड़ा लगा करके उस कपड़ा में सलाई मार करके लगाया जाता था। तो अब है धातुओं को जोड़ने में, एक दूसरे धातु को भी जोड़ने में एलपीजी का उपयोग होता है। अब एलपीजी का द्रवीय पेट्रोलियम गैस है क्या है, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, हम पहले बोर्ड पे लिख देते हैं फिर समझाते हैं। तो चलिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान संख्या समान होता है। ऐसा नहीं करने से इस नियम का उल्लंघन होता है। अतः यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे कि अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। एक बार रिवीजन कर देते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल, जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल फर्स्ट क्लास में ही अच्छे से समझा दिए थे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, देख लिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। ऐसा नहीं करने से इस नियम का उल्लंघन होता है। अतः यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी बचा है विकृत गंधिता। अब इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी बचा है विकृत गंधिता क्या है। देखिए, वसा तथा तेल से बने भोज्य पदार्थों में ऑक्सीकरण क्रिया होने के कारण अरुचिकर गंध एवं स्वाद उत्पन्न होता है, जिसे विकृत गंधिता कहलाता है। आप लोग शादी में गए होंगे, शादी में देखे होंगे कि रात में बहुत सारा चावल सब्जी बना, स्टोव में वो बनाया था 1000 आदमी का खाना, चावल सब्जी बनाया था, लेकिन आया 500 आदमी, 500 आदमी नहीं आया। वह 1000 आदमी का जो खाना बनाया था उसमें 500 आदमी आया। तो 500 आदमी का क्या हुआ, खाना बच गया। 500 आदमी का खाना बच गया। वह खाना जो बच गया तो उसको जाके साइड में कहीं फेंक दिया, घर के साइड में बगल में कहीं फेंक दिया। जब एक रोज हुआ तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा बात है। जब दूसरा रोज हुआ तो उसमें गंध देने लगा। उसमें जो तेल मिलाया हुआ था, तेल और चावल जो है ऑक्सीकरण हो गया, उसमें ऑक्सीकरण हो गया, वह सड़ने लगा। तो उसमें क्या हुआ, गंध उत्पन्न होने लगा। तो उसी गंध को कहते हैं विकृत गंधिता, उसी गंध को कहते हैं विकृत गंधिता। सब्जी जो बनाया रहता है तो उसमें तेल भी रहता है, वसा भी रहता है, तो वह सब्जी क्या एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद महकने लगता है। तो उस महक को ही कहते हैं विकृत गंधिता। समझिए विकृत गंधिता क्या है। वसा तथा तेल से बने भोज्य पदार्थों में ऑक्सीकरण क्रिया होने के कारण अरुचिकर गंध एवं
और रुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होता है, कोमा विकृत गंधिता कहलाता है। तो आप लोग भोज भात में सभी लोग देखे होंगे कि और रुचिकर गंध देने लगता है। तो आपको विकृत गंधिता अच्छा समझ में आया। वसा तथा तेल से बने भोज्य पदार्थ में ऑक्सीकरण क्रिया होने के कारण और रुचिकर गंध एवं स्वाद उत्पन्न होता है, कोमा विकृत गंधिता कहलाता है। तो यह चैप्टर का लास्ट थ्योरी था विकृत गंधिता। तो यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, मतलब यह थ्योरी और ये 3 पार्ट है इस चैप्टर का जो पिछले हम बता दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अब अगले चैप्टर हम शुरू करेंगे अम्ल, भस्म तथा लवण। यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।